So we did internal and external risk that day. Now today we are going to start with the risk management process. रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्क उसको जो भी रिस्क इफेक्ट या जो भी रिस्क का इम्पैक्ट उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारे रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करेगा. रिस्क कैन बी एनीथिंग, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई भी टाइप का रिस्क रह सकता है. पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, उसको हज़ार्ड रिस्क हो सकता है, उसको लाइक इंटरनल रिस्क हो सकता है, एक्सटर्नल रिस्क हो सकता है, लॉकआउट हो सकता है, स्ट्राइक हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो सकता है, शट हो सकता है, लाइक मशीन ब्रेकडाउन हो, कोई भी टाइप का रिस्क समझ लीजिए आप. सबसे पहले तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. आइडेंटिफाई करने के बाद, और आइडेंटिफाई करने के लिए उनके पास टूल्स भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होता है, डिपार्टमेंट भी होता है जो ये काम के लिए रहता है, लाइक रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. जैसे आपके कोर्स में तो आप ये पढ़ ही रहे हो, तो ये फंक्शन एक सीएमए भी कर सकता है कंपनी के अंदर. उसके बाद रिस्क का असेसमेंट करना. जब आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये रिस्क पर्टिकुलर रिस्क है जिसके वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, उसके बाद फिर उसको एसेस करना. अब जो आइडेंटिफाई कर लिए सो रिस्क है आपका, जो भी रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसको क्वांटिफाई करने का टाइम आता है. अब आइडेंटिफाई तो कर लिए कि भाई ये चीज का रिस्क हमें है, अब उससे हमें कितना परसेंट का नुकसान है उसको क्वांटिफाई बोलते हैं, क्वांटिफिकेशन बोलते हैं. मतलब एक रिस्क है, मतलब लाइक सपोज हमारे कंपनी में स्ट्राइक हो सकता है, उसके वजह से हमारा प्रोडक्शन कितना परसेंट से गिर जाएगा, उसको बोलते हैं क्वांटिफाई करना. ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना, फिर इसको एसेस करना, पूरा उसको केयरफुली स्टडी करना, कितना परसेंट से हमारे को नुकसान दे सकता है वो बताना, कितना सीवियर हो सकता है वो देखना. तो इस सब के लिए हमारे पास बहुत सारे रिस्क असेसमेंट टूल्स हैं, जैसे रिस्क रैंकिंग है, रिस्क मैपिंग है. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको रिस्क मैपिंग दिया हुआ है, ये एक रिस्क मैप है. आपको मॉनिटरी इंपैक्ट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. तो ये जो रिस्क ए है, ये इसका प्रोबेबिलिटी होने, इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे कम है, और मॉनिटरी इंपैक्ट भी सबसे कम है. ठीक है, मतलब ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है होने का वो बहुत कम होता है, और मॉनिटरी इंपैक्ट भी बहुत छोटा सा होता है. बी का होने का मॉनिटरी मतलब उसका फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है, और मॉनिटरी इंपैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा बार होता रहता है हमारे कंपनी में, ऐसा रिस्क ज़्यादा हम देखते हैं, ऐसे टाइप के रिस्क से हमारी कंपनी ज़्यादा मुखातिब, या आप बोल सकते हैं इनकाउंटर करती है, या इनकाउंटर होती है, या वैसे रिस्क से ज़्यादा वो मतलब इफेक्ट होती है, और उसका हमारे मॉनिटरी इंपैक्ट भी बहुत बड़ा होता है. ये जो रिस्क है इसका भी मॉनिटरी इंपैक्ट ज़्यादा ही रहता है, और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होता है.
धीरे धीरे यहाँ पर अपना मॉनिटरी इम्पैक्ट कम होते जा रहा है, यानी ये रिस्क एफ में और आई में हम देखते हैं मॉनिटरी इम्पैक्ट, जैसे बी डी एफ आई वो रिस्क है जहां पर जो रिस्क आपका धीरे 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 जिनका मॉनिटरी इम्पैक्ट कम होते रहता है विथ फ्रीक्वेंसी बढ़ने से। यानी कुछ चीजों का, ये लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको बताइए, ये आपका ग्राफ ऐसा है बनाया हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। सर इसमें तो बी सबसे ज्यादा रिस्की है। हाँ, कौन सा? बी सबसे ज्यादा रिस्की है या एफ? बी है ना? बी। हाँ, ऊपर दिख रहा है ना बी, देखो आप। रिस्की मतलब उसका मॉनिटरी इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है और उसका प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। ओके। अपन को देखे से मालूम चल रहा ना। ओके। देखो मैं अभी आपको एक बार इसको लिख के समझा देता हूँ। आप दो टाइप के लॉज हैं आप पढ़े हुए हैं। एक लॉ ऑफ डिमांड है, जो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे आपका क्वांटिटी डिमांड कम होता है। एक लॉ ऑफ सप्लाई है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहता है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता रहता है। ये क्वांटिटी डिमांड है, ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये सप्लाई है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। अब आपका जो ग्राफ है उसमें ये भी है और ये भी है, मिलके है। तो अभी आप देखो यहाँ पर आपका जो रिस्क ए है उसका फ्रीक्वेंसी भी कम है, मॉनेटरी इम्पैक्ट भी कम है, और रिस्क एफ में थोड़ा थोड़ा फ्री आपका जैसे जैसे मतलब इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा होता है तो मॉनेटरी इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है ऐसे रिस्क का। मतलब ऐसा रिस्क ऐसा रिस्क का फ्रीक्वेंसी थोड़ा मीडियोकर में है आता है, मतलब 4 पे आ रहा है और उसका मॉनेटरी इम्पैक्ट भी थोड़ा कम ही होता है। और जैसे ही हम जी को देखेंगे तो रिस्क यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो रही है और इसकी मॉनेटरी इम्पैक्ट भी बढ़ रही है। और हम इसको एच को देखेंगे तो इसका रिस्क सबसे ज़्यादा भी है, इसका होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है और इसका मॉनेटरी इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे इसका ग्राफ, ये जो रिस्क है इस लाइन पे इनके ग्राफ ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है उनके होने की वैसे वैसे उनका मॉनेटरी इम्पैक्ट भी हाई रहेगा। यानी ये रिस्क ऐसे हैं, ये फ्रीक्वेंसी में भी ज्यादा रहेंगे और मॉनेटरीली भी ज्यादा इंपैक्ट करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा सर बी यहाँ पर का फ्री या बी का फ्रीक्वेंसी 1 है। बी है कहाँ पहले? बी का ऊपर तो मैं ऊपर। अभी गया नहीं, बी का मैं अभी आऊंगा। अभी मैं किंतु पूरा आपको, नहीं येलो सुनो मेरा एरिया बात, में। सुनो या सुनो मेरा बात, मैं अभी ए से गया, ए सी एफ जी एच, ओके। मैं ऐसा देख, ठीक है। ओके। हेलो, ओके। ओके। अब यहाँ बी का जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाई भी है, ठीक है ना। एक्चुअली ये पहले इसको हम लोग क्या थियोरेटिकली समझ लिए तो बेटर रहेगा, कि इसका ग्राफ हम लोग वैसे पढ़ते हुए जाते हैं। चलो, risk this quality assessment can be done with the risk map or risk heat map, which is a visual depiction of relative risks. For each identified risk, the probability of event happening is plotted on a scale of 1 to 8 along the x-axis. Next, monetary impact of loss is plotted on the scale of 1 to 8 along y-axis. मतलब हमारे को मॉनेटरी इम्पैक्ट इसमें वाई एक्सिस में दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये रूम से बाहर जाओ सर प्लीज, रूम से बाहर, रूम से बाहर जाओ, डिस्टर्बेंस हो रहा। जाओ बोला ना, मेरे को क्लास है।
रिद्धि चलो, तो गेट बंद करो। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, मॉनेटरी इंपैक्ट और फ्रीक्वेंसी। तो वंस, तो अभी इसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस आपका दिखाता है फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस आपका मॉनेटरी इंपैक्ट दिखाता है। Once it is fully plotted, a risk map will clearly show which risks have high probability and high loss potential. Located in the upper right hand corner, तो यही हमारे जो है सबसे ज्यादा रिस्क के रहेंगे और इनकी प्रोबेबिलिटी भी हाई रहेगी। देखो आप, तो इसमें बता रहा है once it is fully plotted, a risk map will clearly show which risks have high probability। अब हाई प्रोबेबिलिटी आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इसका प्रोबेबिलिटी होने का h का जो है 8 है, और इसका रिस्क भी, सॉरी, इसका प्रोबेबिलिटी जो होने का है वो 7 है, और इसका मॉनेटरी इंपैक्ट 8 है। यानी ये 7 टाइम्स होता है और इसका मॉनेटरी इंपैक्ट 8 टाइम्स ज्यादा है। वैसा हम समझ सकते हैं ना, ये 7 बार अपीयर होता है और दूसरों के मुकाबले में इस, मतलब अगर हम रैंकिंग भी देखें तो इसका होने का जो रैंकिंग है 7 है, 7 टाइम्स हो जाता है ये, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को हम टाइम्स या प्रोबेबिलिटी को हम टाइम्स से देखते हैं, और मॉनेटरी इंपैक्ट को हम लोग रैंकिंग के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 7 टाइम्स होता है और इसका मॉनेटरी इंपैक्ट भी सबसे स्ट्रांग है, ज्यादा ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे कंपनी को ना। तो ये बता रहे हैं कि ये जोन जो है आपका रेड जोन, ये डेंजर है, यहाँ पर ज्यादातर रिस्क होते रहते हैं, और ये ग्रीन जोन में आपके रिस्क कम होते रहते हैं। मतलब आपका, मतलब प्रोबेबिलिटी भी कम है और रिस्क का मॉनेटरी इंपैक्ट भी कम है। और ये जो है ये मीडियोकर है, येलो जोन, इसमें आपका रिस्क और आपका प्रोबेबिलिटी, मतलब जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है रिस्क का, या जो भी मतलब प्रोबेबिलिटी है और मॉनेटरी इंपैक्ट है, वो दोनों भी आपस में मीडियोकर है। मतलब आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी नहीं रहेगी तो ज्यादा आपको मॉनेटरी इंपैक्ट भी नहीं रहेगा। अच्छा, अब इसमें एक वैल्यू एट रिस्क का आपको एक कॉन्सेप्ट आ गया है। अब ये सब कुछ टूल्स हैं। जैसे पहला टूल तो हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करने का पहला टूल तो हमने मैपिंग के हेल्प से समझ लिया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा वार कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क। क्या है ये, ध्यान से समझ लो। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, बेल शेप कर्व रहता है, ठीक है। ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं इसको, या कॉन्फिडेंस लेवल। और ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल ये पूरा जोन है। इसके बाहर इस तरफ का जो जोन है आपका, वो 5% सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं उसको। इसको अल्फा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका वार का मतलब क्या है, वैल्यू एट रिस्क। अब आपके क्वेश्चन में 99% दिया है, ये 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। 95% पे भी कर सकते हैं, 99% पे भी कर सकते हैं, 90% पे भी कर सकते हैं। %99 कॉन्फिडेंस लेवल, 1% सिग्निफिकेंस लेवल। अब इसका मतलब क्या है वार का, वार इज नथिंग बट वैल्यू एट रिस्क। सपोज आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें 1 लाख का, और आप सोचते हो कि 10% तक का आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। या सपोज एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, एक बैंक को पता है कि एक दिन में उसका जो भी पैसा डूबने का जो भी होता है, मतलब हर बैंक का करोड़ों रुपए बाहर मार्केट में दिया हुआ रहता है, उसको हर दिन पेमेंट्स आने का रहता है। सपोज बैंक का हर दिन का जो खर्चा है वो 80,000 रुपये का है, यानी 80,000 मतलब उसके स्टाफ्स को पेमेंट देना, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया पूरे में ब्रांचेस रहते, रेंट वेंट पूरा हर दिन का खर्चा निकाल लिया हो। तो अब
या सपोज आप अगर, ठीक है ये छोड़ दो, आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के बारे में देख लो, ज़्यादा इजी लगेगा। आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया और 10% रिटर्न्स आपको मिल रहा है, तो आप 10%, तो आपको 100 पर आपको रिटर्न्स आएगा ही आएगा। मतलब 10% होता है 10,000, 10% होता है 10,000, ठीक है। तो अब आपका ये इसको कैसे इंटरप्रेट करना वो समझ लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वार को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और ये हर कंपनी के जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स है उनके लिए बहुत बड़ा टूल है ये, कंपनी का रिस्क लेवल्स, कंपनी का कितना पैसा रिस्क में लगा हुआ है या कितना पैसे के ऊपर रिस्क है वो इससे जान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 10,000 तक, मतलब वो रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, 10,000। सो 95% चांसेस है कि कंपनी को 10,000 का रिटर्न्स पक्का आएगा। 95% चांसेस है कि कंपनी को 10,000 का रिटर्न्स पक्का आएगा। या ऐसा समझ लो, चलो अगर हम लोग लॉस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट किए 1,00,000 रुपए और उस कंपनी में हमको लॉसेस हो रहा है, मतलब हमको रिटर्न्स नहीं आ रहा है। तो लॉसेस हमारा कितना हो रहा है, 10,000 का हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि ऑन ए गिवन डे हमारा जो नुकसान है वो 10,000 तक तो चलेगा, हम उसके लिए तो अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। किसी भी तरीके से वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क। सो वैल्यू एट रिस्क इज नथिंग बट 10,000 हियर। वाई 95% हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा नुकसान जो है वो 10,000 तक हो सकता है, लेकिन 5% चांस है कि वो 10,000 से भी ज्यादा हो सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं नीटली बनाकर, इसको इंटरप्रेट कैसे करना वो समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया हुआ है नहीं, कैसे कैलकुलेट करना क्या कुछ दिया नहीं है। मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूं। $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया, $1,00,000, 10% का नुकसान हो रहा है, $10,000। 95% ऑफ कॉन्फिडेंट है कि $10,000 का नुकसान होगा। 5% चांसेस ये है कि आपका नुकसान $10,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, और वही चीज़ आप नहीं चाहोगे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। यानी इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10,000 का नुकसान तो आपको हो रहा है, उसके लिए आप रेडी हो या उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो या आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका नुकसान जो है वो 10,000 तक का हो रहा है। कई बार हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं ना, भाई नुकसान इतना हो रहा है, चलता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नुकसान उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान हमारे लिए बेरेबल नहीं रहेगा। सो 95% आप कॉन्फिडेंट है कि आपका नुकसान $10,000 हो सकता है, लेकिन 5% चांस है कि आपका नुकसान उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो 95% confident that loss would be to the tune of $10,000. 5% chance that the loss could be more than that or $10,000, ठीक है। And we are concerned about this 5% zone, that's it। हमारा नुकसान इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, that's it, that is about VAR concept। अब वो डिटेल में कुछ दिए नहीं है आपको, तो अननेसेसरी ज़्यादा डिग नहीं करना। So what is this 1.96 and 2.57 standard deviations? That those are standard values actually. Standards or Those are values. Those are
दैट Exam 1.96 आई विल जस्ट शो यू। ये 199 वाला मैं बताया ना अभी आपको, 99, सो ये 1.96 बोलते हैं इसको, अच्छा ठीक है। ऐसा रहता है, मैं बताता हूँ। हेलो, ఏంటమ్మా నాకు అర్థమవుతుంది. ఆహా, ఓకే, మళ్ళీ రెక్టిఫై చేస్తున్నారా? హలో, అచ్చా ఇప్పుడు వెళ్ళారా లేకుంటే ఎట్లా? అచ్చా అచ్చా అచ్చా, ఓకే. సో అందుకనే ఇవాళ అమౌంట్ క్రెడిట్ కాలేదు. ఓకే ఓకే ఓకే, రేపు చేపియండి మళ్ళీ, నో ప్రాబ్లం. ఓకే 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 అమ్మా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. सो नाउ दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो तुम पूछ रहे हो अभी, जैसे ये मीन है आपका, इसको मीन बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज ये 10 है, अब ये आपका 15 है, 20 है, 30 है, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 5 ऐसा करके जाता रहता है। ये 5 स्टैंडर्ड डिविएशन है पूरे, ठीक है, ओके ठीक है ना। तो इधर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 5। 5 अब वो जो बोल रहा 1.96, वो ये मैं आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बता, वो क्या बोलता आपको? 99% बोलता। तो 99% बोल, तो मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ बेटर। देखो यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो बोल के बता रहा, देखो ये देखो, वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट हमारा जो नुकसान है वो 15% का हो सकता है। नहीं मतलब हमारे को कॉन्फिडेंस है कि हमारा नुकसान 15% का होगा, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो है कि वो 15% से above ज़्यादा भी हो 15%. सकता है। हाँ, Okay. अब तुमको जो चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन, वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, ठीक है ना। ये रहा देखो, अब ये देखो, ये तुम्हारा जो है -1.645 स्टैंडर्ड डिविएशन है। 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे तुम्हारा जो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो 1.645 होगा, ये पूरा एरिया, ठीक है। हेलो हेलो, Yeah, okay. हाँ, ये तुम्हारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा ना, ये पूरा 1 पॉइंट, ये तुम्हारा वार जो है, तुम जो वैल्यू एडेड रिस्क जो निकाल रहे हो 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे और 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे, तो वो 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे तुम्हारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 1.64. 1.645 है, ठीक है। Okay. अब तुम्हारा 2.57 भी आता है, वो भी बता देता हूँ मैं। ये देखो 1.645 किया है उसने, 95% रहेगा तो 1.645 रहेगा। ऐसा नहीं समझो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझ लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है,
मेरा FRM के बुक में अच्छा दिया हुआ है। ये देखो, अब ऐसा होता है इसका, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल 95% है ना, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन 1.65 होता है, ठीक है। ओके 95% है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब मीन से तुम कितना दूर हो। ठीक है। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन का हेलो मतलब क्या होता है? मीन से इतना स्टैंडर्ड दूर, डिविएशन का हाउ मतलब मच होता इज है डिविएटिंग फ्रॉम इट्स मीन। फ्रॉम द मीन। तो 95% पे तुम्हारा 1.65 होगा और तुम्हारा 99% पे 2.33 होगा, ठीक है। सो ये जो 1.65 और 2.33 वो कैलकुलेटर स्टैंडर्ड्स हैं ऑलरेडी प्री वो डिटरमाइंड। स्टैंडर्ड्स है, वो तो स्टैंडर्ड्स है। हाँ वो स्टैंडर्ड्स है, वो उसको हम लोग Z इंटू साइज, जेड स्कोर बोलते हैं उसको, सेट स्कोर ओके। ठीक है ना। अब देखो मैं बताता हूँ। हम लोग उसको जेड स्कोर से कंपेयर करते हैं। मीन माइनस म्यू बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, ऐसे इसका एक टेबल आता है, हम लोग उसमें कंपेयर करते हैं। तो तुम्हारा जो -1.645 वो सब जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन से, वो स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है ना, दोज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज। तुम लोग को नहीं है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आता नहीं है, तो फिर उसमें जाके फायदा क्या जेड स्कोर में, ठीक है। आपका खाली वार कॉन्सेप्ट है बस। देखो, वार इज द मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस एक्सपेक्टेड ऑन ए पोर्टफोलियो ओवर गिवन टाइम पीरियड। जैसे मैं अभी बताया था ना कि हमारे को 10,000 का लॉस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, अब ये सब तो ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी समझा दिया, मीन भी बीच में लगा के समझा दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी समझा दिया कि कैसा होता है, ठीक है। हाँ, तो स्टैंडर्ड डिविएशंस के बारे में वही है कि आप मीन से कितना दूर हो। 95% का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसमें आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा 1.65 होगा, ठीक है। क्लियर, वो उनका प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड है वो, देख लो आप यहाँ पर। With a normal distribution, the 95% confidence level will be 1.645 standard deviations below the mean. मैं आपको जो बताया वही चीज़ बताया, अभी ड्रॉ करके समझा देता हूँ। देखो, ये जो मैं आपको बताया ये नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मैं ऐसा लिखूँ -5, -10, -15,
तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव साइड हो जाता है, ये नेगेटिव साइड हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में भी हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन 555 चल रहा है, यहाँ पर भी -5 मतलब 555 ही चल रहा है। तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब हमारा मीन, अच्छा ठीक है चलो यार, एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल ले लो ना, तुम्हारे को मैं अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। भाई तुम्हारा एकेडमी आने का टाइम जो है वो 8 बजे का फिक्स करके रखा मैं, ठीक है, ये तुम्हारा मीन है, म्यू। इसका मतलब क्या होता है कि आपको डेली एकेडमी 8 बजे आना है, ये आपका साल भर का टाइमिंग मैंने फिक्स कर रखा है। अब ऑन एन एवरेज आपको मतलब एवरेज क्या, आपको पूरे साल भर 8 बजे आना है, तो आप इसी को मीन समझते हो, क्योंकि आप अपना एवरेज टाइम वही है आपका। आपको हमेशा यही कोशिश करना है कि आपको 8 बजे ही अपने आप को फिक्स करके रखना है। लेकिन लाइफ में डिविएशन तो चलती रहती है, तो कभी 8:05, 8:10, 8:15, 7:50, 7:45, 7:30, तो ये जो डिफरेंसेस निकलेंगे ना मीन से, वो रहेगा आपका डिविएशन, ठीक है। उसको हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। अब क्लियर हुआ? ये आपका ये आप लेट आ रहे हो तो इसको पॉजिटिव साइड बोलेंगे, ये आप जल्दी आ रहे हो तो नेगेटिव साइड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा गंदे की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस अभी इतना समझा रहा हूँ कि क्या है, कैसा चलता है। अब वार के बारे में हम बात करेंगे। वार हमेशा नुकसान को ही देखता है, यानी आपका रिस्क को डिटेक्ट करता है। एक सेकेंड। सो दे देना, चिल्लर ला दो वो जरा क्लास चल। चिल्लर के काम है। अब देखो, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यू एट रिस्क के बारे में। वैल्यू एट रिस्क मतलब पॉजिटिव साइड तो भूल जाओ, हम सिर्फ नेगेटिव साइड की बात कर रहे हैं। तो ये आपका वार का एक छोटा सा ग्राफ है। इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से आपके पूरे रिटर्न्स पॉजिटिव रहेंगे, इस तरफ जैसे जैसे आप दूर आते रहोगे, ये एक लेवल आएगा जहाँ पर आप प्रिपेयर्ड हो 10,000 के नुकसान के लिए, यानी 95% कॉन्फिडेंट हो कि आपका नुकसान 10,000 तक का होगा, लेकिन 5% चांस है कि वो 10,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आपका जो पॉइंट है मीट, जहाँ पर आपका सिग्निफिकेंस लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल से मिल रहा है, वो है आपका 1.65, यानी आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। कितना दूर हो आप मीन से, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे आप 1.65 स्टैंडर्ड डिविएशंस दूर रहोगे मीन से, ठीक है। यानी आप मीन से इतना डिविएट करोगे अगर 95% है, अगर वही 99% है तो 2.33 डिविएट करोगे, या 2.57 जो भी दिया हुआ है अपने बुक में, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ कैश फ्लो एट रिस्क इज सिमिलर टू वार, मतलब कितना आपका कैश फ्लो जो है वो उसके ऊपर रिस्क लगा हुआ है। अर्निंग्स एट रिस्क मतलब ये सब आप वार से देख सकते हो कि कितना नुकसान हमें हो सकता है। एक बार आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क को क्वांटिफाई भी कर लिया, अब उसको आप प्रायोरिटाइज यानी रैंकिंग दे रहे हो कि कौन सा रिस्क आपको कितना डेंजरस है। तो आप इसमें 4 टर्म्स एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल लॉस दैट कुड ऑकर फ्रॉम ए स्पेसिफिक रिस्क, मतलब एक स्पेसिफिक रिस्क से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये 4 टर्म्स उसको बताते हैं। एक तो आपका एक्सपेक्टेड लॉस कितने का होगा, एक आपका अनएक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा, दूसरा आपका मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस क्या हो सकता है, चौथा आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या हो सकता है। प्रोबेबल मतलब चांस, पॉसिबल मतलब पक्का, ठीक है। जहां पर एक्सपेक्टेड लॉस की मतलब रैंक, आप अब रिस्क, आपका जो भी रिस्क है आपने आइडेंटिफाई किया, उसको क्वांटिफाई किया कि भाई इतने परसेंट से मुझे इफेक्ट कर सकता है। तीसरा क्या करोगे आप, थर्ड थिंग इज नथिंग बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज, यू हैव टू रैंक दोस रिस्क कि कौन सा रिस्क हमें कितना डेंजर है, उसको किसको हमको पहले मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, कौन सा हमें ज्यादा इफेक्ट कर सकता है जिसको हमें पहले प्रिकॉशंस लेके मिनिमाइज करना है।
जो हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, छोटा मोटा चिल्लर पैसे का रिस्क रहेगा, उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सपेक्टेड लॉस कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर एक दिया हुआ है कि एक कंपनी है जो मतलब उसको क्या हैज़ डिटरमाइंड दैट ए रिस्क पर्टिकुलर रिस्क इवेंट हैज़ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ लॉस। मतलब एक कोई रिस्क का मतलब कोई रिस्क वो लोग ले रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसमें उनको कोई ना कोई रिस्क हो सकता है, ठीक है ना। कोई प्रोजेक्ट लेंगे, कहीं पैसा लगाएंगे, वहीं रिस्क होगा ना। तो उनको रिस्क के प्रोबेबिलिटीज़ मालूम चले हैं कि 10% प्रोबेबिलिटी है रिस्क का, और उसका जो भी मतलब लॉस है वो 1,00,000 का है। 20% प्रोबेबिलिटी है तो 1,20,000 है। तो ऐसे करके दिया हुआ, आपको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है पूरे अमाउंट ऑफ लॉस को, तो आपको एक्सपेक्टेड लॉस का अमाउंट आ जाएगा। अब इवन दो $1,70,000 इज नॉट वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, इट इज़ एक्सपेक्टेड लॉस। तो अ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल लॉसेस गिवन देयर प्रोबेबिलिटीज। मतलब आपको पता है कि 1,70,000 पक्का नहीं है, लेकिन वो एक एक्सपेक्टेड लॉस तो हो गया है, क्योंकि आपने उनकी जो भी लॉस होने के आपका जो अमाउंट कितना है वो देखा है, और उसमें प्रोबेबिलिटी कितना होगा उनका नुकसान होने का वो भी देखा है। यानी आपका 10% प्रोबेबिलिटी है कि आपका लॉस जो है वो 1,00,000 का होगा, 20% प्रोबेबिलिटी है कि लॉस आपका 1,20,000 का होगा। तो आपने क्या किया, एक्सपेक्टेड लॉस फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? आपने प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया अमाउंट ऑफ लॉस से। तो आपका 10% चांसेस कि आपका लॉस 1,00,000 हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऊपर देखो आप, a company has determined that a particular risk event has the following probabilities of loss during a 1 year period. Note that the probabilities must add up to 100%. कभी भी आप याद रखो कि 100% कभी भी होता है टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज, या सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1 या 100%, अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो। द एक्सपेक्टेड लॉस इज कैलकुलेटेड, अब ये अमाउंट ऑफ लॉस है, यानी 10% चांस है कि आपका नुकसान 1,00,000 का होगा। अब आप क्या किए, आपका जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करें अमाउंट ऑफ लॉस से, तो आपको जो एग्जैक्ट 10% का जो प्रोबेबिलिटी आपने मल्टीप्लाई किया अमाउंट ऑफ लॉस से, वो तो पक्का हो गया ना। बाकी 90,000 का आपको नहीं मालूम है, आपको सिर्फ इतना मालूम है कि 10% प्रोबेबिलिटी है वो अमाउंट का लॉस होने का। तो आपने प्रोबेबल अमाउंट्स निकाल लिए। तो इवन दो 1,70,000 इज नॉट वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, इट इज एक्सपेक्टेड लॉस, अ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल लॉसेस गिवन देयर प्रोबेबिलिटीज। तो ये आपने एवरेज में निकाला कि 1,70,000 का नुकसान होगा। ऑब्वियसली दिस प्रोसेस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉसिबल आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटी दैट इज असाइन्ड टू ईच आउटकम। फॉर एग्जांपल इफ 5,00,000 लॉस हैड बीन गिवन अ 10% चांस, तो उसका फिर आपको पता है of occurring and probability of 1,00,000 loss has been decreased by 5%, expected loss would be higher। मतलब अगर आपका 10% जो probability था लॉस का, वो अमाउंट 5,00,000 का होता, तो आप 10,000 के जगह पे 50,000 लिखते, और 5% चांस है कि 5,00,000 का नुकसान होता, उसकी जगह 1,00,000 होता, तो आप 5,000 लिखते, तो आपका अमाउंट बदल जाता। दैट्स व्हाट। अच्छा, सेकेंड क्या बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड लॉस कैन बी कैलकुलेटेड फॉर इवेंट्स दैट मे और मे नॉट हैपन। फॉर एग्जांपल, सपोज देयर इज अ 40% चांस दैट एन इवेंट विल occur and 60% it will not occur. Instead of a range of possible results and probabilities assigned to each possibility, loss quantified is in this way involves only two probabilities: the probability that risk event will occur and the probability that risk event will not occur. So the expected loss from each event is calculated by multiplying the dollar amount. तो वही आपको यही बता रहा है कि अगर आपको एक्सपेक्टेड लॉस मालूम करना है हर इवेंट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डॉलर अमाउंट दिया हुआ है ऑफ ईच पोटेंशियल लॉस, जैसे आपको डॉलर अमाउंट दिया हुआ है ईच पोटेंशियल लॉस का, बाय द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल ऑकर, मतलब वो इवेंट होगा उतने का नुकसान होगा, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। सो द अमाउंट ऑफ लॉस दैट रिजल्ट्स फॉर ईच रिस्क बैलेंसेस द अमाउंट ऑफ लॉस विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है ना। तो द रिजल्टिंग लॉस अमाउंट्स इनेबल कंपनीज टू बेटर आइडेंटिफाई विच रिस्क्स आर मोर इंपॉर्टेंट टू देम। तो यहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा नुकसान किस में हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो 63,000 का नुकसान ज़्यादा बड़ा हो रहा है उनको, ये उनको मालूम चल रहा है। अच्छा,
अब ये एग्जाम्पल आप लोग ही करना, एक बार करके मुझे बताओ ज़रा क्या है, तो आप लोग रैंक भी कर सकते हो। कम ऑन डू इट, डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपनी हैज़ आइडेंटिफाइड 4 रिस्क, 4 टाइप के रिस्क है उसको, और उसके प्रॉबिलिटीज भी दिए हुए हैं। probability of occurrence for each risk during a 1 year period and the amount of each loss if it occurs। मतलब रिस्क जो है आपका, हर आपका जो रिस्क है आपने उसको लेटर से आइडेंटिफाई किया है, ABCD। 4 टाइप के रिस्क हैं आपके, कुछ भी हो सकते हैं, वो हैजार्ड रिस्क हो सकता है, पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, एनवायरमेंटल रिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे 4 रिस्क है आपके। वो रिस्क होने की प्रॉबिलिटीज भी दी हुई है और उनसे कितना बड़ा नुकसान होगा वो भी दिया हुआ है। नोट दैट these probabilities do not sum to 100%. They should not sum to 100 because each one represents probability that a different event will occur। क्योंकि एक ही इवेंट में अगर 4 टाइप के अगर अमाउंट आप देखते हो तो वहाँ 100% होगा, यहाँ पर 100% नहीं होगा क्योंकि चारों डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है। दैट इज ईच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर्स। So for each risk, the probability that it will not occur is 100% minus the probability that it will occur। तो वो ये बोल रहा है कि हर एक रिस्क के लिए probability that it will not occur, मतलब अभी 10% तो आप चांस देख रहे हो कि होगा, नहीं होगा चांस, नहीं होने का चांस कितना है 90%। कैसे? 100 minus 10। Therefore the probabilities of each risk occurring or not occurring sum to 100। वो तो समझ में आ जाता है, क्योंकि अगर 10% वो होगा बोल रहा है तो 90% नहीं होगा, तो वहां पर 100% हो ही जाता है ना। 25 होगा तो 75 नहीं होगा, 100 हो ही जाता है वहां पर। नाउ फॉर एग्जांपल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क ए अकरिंग इज 10% एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क ए नॉट अकरिंग इज 90। ठीक है, वो तो समझ में आ गया। नाउ अब क्या बोलता है ये, इफ रिस्क ए डज अकर द लॉस विल बी समथिंग गिवन देयर, if it does not occur the loss will be 0। So the expected loss for A is actually 0.10 into this plus 0.90 into $0। मतलब क्या बोल रहा है, if risk A does occur the loss will be इतना अमाउंट बता दिया, if it does not occur the loss will be 0। अगर वो होता ही नहीं तो लॉस 0 होगा। तो if the so the expected loss for risk A is actually 10% वो अमाउंट का, 90% के साथ 0। अगर नहीं होता है तो 0, मतलब वो रिस्क होने की प्रॉबिलिटी 10% है तो नहीं होने की प्रॉबिलिटी 90 है ना, तो नहीं होना मतलब $0 है ना। नहीं होना मतलब वो रिस्क होगा ही नहीं, आपको आएगा ही नहीं रिस्क आपका, मतलब आपका नुकसान $10 लाख का है, आपका रिस्क 10% है। रिस्क नहीं होगा उसका परसेंट कितना है 90, और रिस्क नहीं होगा उसका अमाउंट कितना है $0। ऐसा मल्टीप्लाई कर दिए आप। सो सिंस anything multiplied by 0 is 0, the second part of the calculation is unnecessary। multiply 0.10 by 10 lakhs to find expected loss for risk A। वो पर्टिकुलर रिस्क लेने से आपको एक्सपेक्टेड लॉस कितना हो सकता है, वो 10% का बोला है कि 10% नुकसान होगा आपको वो अमाउंट पे। ऐसे सबका फाइंड कर लो आप, उसको रैंकिंग दे दो आप। कैसे रैंकिंग दोगे, हियर द रिस्क आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज। 1,80,000 आपका सबसे बड़ा अमाउंट है, उसको पहले ले लिया। 1,60,000 सेकेंड है, ऐसा करके आपको रैंकिंग दे सकते हो आप। प्लीज गो टू दैट क्वेश्चन वंस, चेकआउट करो, फिर हम अनएक्सपेक्टेड लॉस में जाएंगे। गो टू दैट क्वेश्चन, आई विल बी कॉलिंग यू वंस अगेन। मैं 5 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ आपको।